हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। मेरा नाम रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय सिरसा से। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जयशंकर प्रसाद जी की एक नई कविता लेकर, जिसका नाम है बीती विभावरी जागरी। यह कविता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के लहर नामक काव्य संग्रह से ली गई है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। वैसे प्रसाद जी ने प्रकृति के सौंदर्य को उजागर करती अनेक कविताएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते भी दिखाया है। और इसी तरह की एक सुंदर कविता है बीती विभावरी जागरी। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह कविता जो है वो जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस कविता में एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि जो प्रकृति है वो अपने समस्त सौंदर्य और आभा या संगीत के साथ जाग गई है, और अपनी सखी को कहती है, अब तुम ही क्यों नहीं अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो, तुम भी जाग जाओ। तो सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, बीती विभावरी जागरी, मतलब अब रात बीत चुकी है, उठ जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी सुंदरी जो है वो आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थ हुआ सवेरा हो गया है या उषा काल का समय आ गया है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है और आसमानी रंग दिखने लगा है। आप जानते ही हैं कि पानी का रंग भी आसमानी ही दिखता है, इसीलिए यहाँ आकाश की कल्पना पानी भरने के साथ पनघट या घाट के रूप में की गई है। आकाश का रंग बदल रहा है और तारों की झिलमिलाहट भी हल्की होते होते लुप्त होती जा रही है। जैसे घड़ा दिखते दिखते पानी के अंदर डूब जाता है, उसी तरह इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अर्थात प्रकृति को मानव के रूप में व्यवहार करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए देखो, भोर के समय उषा के उदय और तारों के छिपने का वर्णन करने के लिए उषा को एक स्त्री माना गया है, जो आकाश रूपी पनघट में तारों के घड़े डुबोती जा रही है। खग कूल कूल सा बोल रहा, किसल्य का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो सखी कह रही है दूसरी से, प्रातःकाल का समय हो गया है और पक्षियों के चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है, और किसल्य का अंचल डोल रहा, मतलब वृक्षों के ऊपर जो है वो नई नई कोमपल जो
ऊग आई है वो थिरक रही है, मतलब धीमी धीमी हवा के झोंके से कांप रही है। और सखी कहती है सुनो, यह लता भी अपने अध किले फूल रूपी गागरी में नया रस भर लाई है। कहने का अर्थ है कली से फूल बदलने की प्रक्रिया में अध किले फूल की आकृति कलश यानी गगरी जैसी होती है और बीच में ताज़ा रस से पूर्ण पराग होता है। अतः यहाँ अध किले फूल और रस से भरी गगरी की समानता और एक सी दिखने के आधार पर प्रसाद जी ने रूपक खड़ा किया गया है। तो पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ने लगा है। धीरे धीरे चलने वाली सुबह की हवा के स्पर्श से कोमपल जो है वो थिरक रही है या हिल रही है और लताएं भी जैसे अपने नए अध खिले फूलों के रूप में रस की गगरी भर लाई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। अर्थात प्रातःकाल होने की सूचना देने के साथ साथ सखी को कह रही है कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपने काम में लग गया है, पर तू अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए और अपने केसों में मतलब बालों में सुगंधित वायु को समेटे और आँखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। तात्पर्य यही है कि तेरे होठों पर वह राग है जो कभी कम नहीं होता और सुगंधित वायु को तुमने केस राशि में बांध रखा है, फिर भी तुम अपनी अलसाई आँख के लिए निंद्रा मगन है। अगर तू उठे तो चारों दिशाएं राग से गूंज उठे और वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाए। तो प्रकृति का सौंदर्य, मानवीय उमंग और उल्लास से जो है वो अधिक निखर उठे प्रकृति। तो कहने का मतलब यही है भी एक सखी दूसरी से आह्वान कर रही है भी सारा संसार जो है जाग उठा है, मतलब सारे संसार में हलचल हो रही है, तो फिर तुम सो मत, जाग उठो। तो इस छोटी सी कविता में प्रसाद जी ने बहुत सारे रूपक बांधे हैं। अनुप्रास, यमक, उपमा अलंकारों का भी प्रयोग है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी जैसे रूपक अलंकार हो गया। खग कुल कुल सा बोल रहा, इनमें अनुप्रास भी है, यमक भी है, उपमा अलंकार भी है। तो इस तरह इस छोटी सी कविता में जिसमें प्रसाद जी ने खड़ी बोली में रचना की है और तत्सम शब्दों का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग है और शुद्ध साहित्यिक भाषा है। कविता में अद्भुत संगीतात्मकता है और इसीलिए इसे गाया जा सकता है। तो इसके बाद हम जयशंकर प्रसाद जी की एक और कविता खोलो द्वार नाम से जो है वो उसको हम पढ़ते हैं। खोलो द्वार कविता जो है प्रसाद जी की एक भक्तिपरक कविता है, जिसमें एक भगत है वो अपने प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करता है या समर्पण करता है और प्रार्थना करता है प्रभु से कि वो उन्हें अपनी छत्र छाया प्रदान करे। तो अब हम कविता का पाठ करते हैं खोलो द्वार का। पहला पद्य है। शिशिर कणों से लदी हुई कमली के भीगे हैं सब तार,
चलता है पश्चिम का मारुत लेकर शीतलता का भार। तो प्रसाद जी इस कविता में कहते हैं भी शिशिर कणों से लदी हुई। तो कवि लिखे, हे प्रभु, शिशिर कणों से मतलब हिम बर्फ के कणों को लेकर जो है वो मारुत पवन जो है वो चल रहा है, जिसके कारण कमली के भीगे हैं सब तार। कंबल जो है वो पूरी तरह से भीग चुका है, बर्फ के कारण ढक चुका है। चलता है पश्चिम का मारुत लेकर शीतलता का भार, यानी पश्चिमी हवाएं जो है वो बहुत ज़्यादा शीतलता लेकर चल रही है। कहने का भाव यही है भी एक और तो मेरी कंबली जो है वो कंबल जो है वो बर्फ़ के कणों से ढक गया है, और दूसरी ओर ये ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्टदायी जो है वो लग रहा है। भीग रहा है रजनी का वह सुंदर कोमल कंवरी बार, अरुण किरण सम कर से छू लो, खोलो प्रीतम खोलो द्वार। तो यहाँ कवि लिख रहा है भी रात्रि रूपी सुंदरी के बालों की चोटी भी वर्षा में भीग रही है। हे प्रियतम, इस बर्फानी सर्दी में यदि आप मुझे अरुण किरण सम कर से छू लो, मतलब सूर्य की किरण की तरह छू लो और मेरे लिए अपना दरवाज़ा खोल दो, तो तभी मेरा कल्याण हो सकता है। तो जो भक्त है वो अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है भी वो उसके लिए जो है वो अपने द्वार खोल दे, अपनी छत्र छाया में ले ले। धूल लगी है पद कांटों से बिंदा हुआ है दुख अपार, यानी कि यहाँ जो कवि लिखता है भी हे प्रभु, मेरा सारा शरीर जो है वो धूल में लिपटा है, धूल लगी है। पद कांटों से मतलब मेरे पाँव भी कांटों से छलनी हुए हैं, बिंदा हुआ है यानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मतलब अत्यधिक कष्ट हो रहा है। पाँव जो है वो कांटों से छलनी है। तो किसी तरह से भूला भटका आ पहुँचा हूँ तेरे द्वार, यानी मैं किसी भी प्रकार बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद, बहुत सारी भूलें करने के बाद, बहुत सारे पाप करने के बाद आपके दरवाजे पर आ पहुँचा हूँ। तो हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कीजिए, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद है, डरो न इतना धूल दूसरित होगा नहीं तुम्हारा द्वार, धो डाले हैं इनको प्रियवर इन आँखों से आंसू डार। यानी हे प्रभु, कवि लिखते हैं भी मेरी जो है वो अस्वच्छता से आप ना डरो, मुझे अस्वच्छ देखकर तुम संकोच मत करो। मैंने अपनी शरीर पर लगी धूल को अपने अश्रु जल से अपने आपके द्वार जो है वो धो डाले हैं। तो मैं आपका द्वार तनिक भी गंदा नहीं करूँगा, मैं अपने अश्रु जल से जो है वो आपके द्वार धो डालूँगा, या मैंने साफ कर दिए हैं। तो आप मुझे अपनी शरण में लें, अपनी कृपा दृष्टि में लें। कब तक तेरे पद को अवकाश, पैरों ही से लिपटा लिपटा कर लूँगा निज पद निर्धार, अब तो छोड़ नहीं सकता हूँ पाकर प्राप्य तुम्हारा द्वार। अर्थात मेरे धूल लगे पैरों से करो न इतना घृणा प्रकाश। कवि लिखते हैं कि हे प्रभु, मेरे धूल में सने हुए पाँव से तुम इतनी अधिक घृणा मत करो। मेरे जैसे धूल में लिपटे लोगों से हे प्रभु तुम इतनी घृणा मत करो।
कहने का अर्थ यही है भी प्रभु कब तक मेरे पद को अवकाश, यानी आपको कब तक मुक्ति मिल सकती है। भी आप तो हैं ही पतित पावन, तो पतितों से दूर आप कब तक रह सकते हैं, कब तक अवकाश पे रह सकते हैं। पैरों ही से लिपटा लिपटा कर लूँगा निज पद निर्धार, अब तो छोड़ नहीं सकता हूँ पाकर प्राप्य तुम्हारा द्वार। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ, आपके चरणों में लिपट लिपट कर ही मैं अपना जो स्थान है वो निश्चित कर लूँगा। तुम्हारा दरवाज़ा ही मेरे लिए प्राप्य है। अब मैं इस द्वार तक तो पहुँच ही गया हूँ, इसीलिए अब मैं आपके द्वार को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद कवि लिखते हैं, सुप्रभात मेरा भी होवे इस रजनी का दुख अपार, मिट जावे जो तुमको देखूं खोलो प्रियतम खोलो द्वार। यानी कि यहाँ कवि लिखते हैं भी मेरी इस दुख एवं निराशा से भरी रात्रि की जो असीम पीड़ा अभी तक मेरे शरीर में है, यदि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ तो ये मेरी पीड़ा मिट सकती है। तो हे प्रियतम, हे प्रभु, मेरे लिए तुम अपने द्वार खोल दो। मैं तुम्हारे घर में ही या तुम्हारे निकट रहने की उम्मीद लेकर ही तुम्हारे पास आया हूँ, तो तुम अपने द्वार जो है वो मेरे लिए खोल दो। तो ये जो कविता थी, ये इन पद्यांशों में जो है वो प्रसाद जी ने एक भगत की पुकार को इन पंक्तियों में जगह दी है और स्पष्ट किया है भी प्रभु चरणों के सिवा जो है वो एक भगत को अन्यत्र कहीं भी शरण नहीं मिल सकती। तो इस कविता में जो है वो तत्संप्रदान शब्दावली मतलब साहित्यिक भाषा का प्रयोग तो है ही, प्रसाद गुण संपन्न है ये पूरी कविता। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कविता की ओर चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रसाद जी की एक नई कविता के साथ।